तो जैसे प्रातः होते ही पक्षी कलरव करने लगे, ये एक व्यवस्थित है। देखिए, इसका एक अर्थ निकल रहा है, इसमें जो भी शब्द है सभी का एक अर्थ है, तो इसलिए इस वाक्य में एक सार्थकता है। सार्थकता का आशय ये है कि वाक्य की जो रचना है वो सार्थक शब्द समूह द्वारा की जाए, ताकि वाक्य से एक अर्थ की अभिव्यक्ति हो सके। वाक्य में एक सार्थक शब्दों का समूह हो, जिससे कि वाक्य से एक उचित अर्थ की अभिव्यक्ति हो सके। दूसरा पॉइंट है आकांक्षा। तो किसी भी वाक्य के एक पद को सुन करके अन्य आवश्यक पद को सुनने या जानने की जो उत्कंठा प्रकट होती है, उसी को आकांक्षा कहते हैं। अगर वाक्य में हमने कोई एक पद सुन लिया, तो अन्य उसका जो बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक पद है, उसको हम सुने या उसको हम जाने, ये हमारे मन में एक उत्कंठा होती है, एक जिज्ञासा होती है जानने की, उसको समझने की, उसी को आकांक्षा कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण भी बताया था पिछली क्लास में, फिर एक बार उसी को रिपीट कर रहे हैं कि मैदान में खेल रहे हैं। अब मैदान में खेल रहे हैं तो कौन खेल रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग खेल रहे हैं। या इसी को इस तरह भी कह सकते हैं कि खेल रहे हैं मतलब कौन सा खेल खेल रहे हैं? कबड्डी खेल रहे हैं कि खो खो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? तो इस चीज को जानने की एक उत्कंठा होती है, इसको सुनने की एक जिज्ञासा होती है, तो इसीलिए वाक्य में एक आकांक्षा होना चाहिए। तो इसी को आकांक्षा कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक पद को सुन करके एक अन्य आवश्यक शब्द को सुनने या जानने की जो उत्कंठा होती है, उसी को आकांक्षा कहते हैं। और योग्यता होना चाहिए वाक्य में। योग्यता का आशय यह है कि वाक्य में प्रत्येक शब्द प्रसंग के अनुरूप अर्थ प्रदान करने वाले हों। ऐसा नहीं कि जो हमने वाक्य में शब्दों का चयन किया वो अर्थ के अनुरूप हमको उसका जो प्रारूप है, प्रसंग है, उसके अनुरूप हमको अर्थ नहीं निकल पा रहा, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो प्रसंग के अनुरूप अर्थ रखते हों, जिनमें यो योग्यता हो, उस अर्थ को प्रकट करने की वो योग्यता हो। जैसे अगर हम कह दें कि किसान कुदाल से खेत जोतता है, तो यहाँ पर जो कुदाल शब्द का प्रयोग है, यह प्रसंग के अनुरूप नहीं है, क्योंकि कुदाल से कभी खेत की जुताई नहीं हो सकती, गोड़ाई हो सकती है। तो कुदाल की जगह पर हल अगर होता तो वह प्रसंग के अनुरूप सही होता, लेकिन कुदाल का प्रयोग किया गया है तो जोतने में कुदाल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि गोड़ाई में कुदाल का इस्तेमाल होता है। इसलिए जो कुदाल शब्द का प्रयोग है, इसमें योग्यता नहीं है, प्रसंग के अनुरूप इसमें योग्यता नहीं है। इसलिए जो वाक्य में जो शब्द हो वह प्रसंग के अनुरूप एक योग्यता रखते हो, उसका अर्थ प्रकट करने की उनमें क्षमता हो। तो किसान हल से जोतता है, तो यहाँ पर अगर हल होता तो वह इस प्रसंग के अनुरूप होता, उसके में योग्यता होती, उसमें ये योग्यता है कि इसको पूरा कर सके, इसका भाव, इसका प्रसंग बता सके। इसलिए इसमें जो कुदाल शब्द का प्रयोग है यह योग्य नहीं है। इसलिए हमेशा वाक्य में योग्य शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिनका की प्रसंग के अनुरूप अर्थ निकलता हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये 3 बातें क्लियर हो गई। यस सर। यस सर। कार्तिकेय, हेलो, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगला है निकटता। निकटता का आशय है, चौथा पॉइंट है निकटता। निकटता का आशय है कि जब भी कोई वाक्य है तो उस वाक्य में जब हम शब्द रखते हैं तो वो नजदीक रखना चाहिए। क्या कभी किसी वाक्य में ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड एक शब्द लिख दीजिए और राइट साइड एक शब्द लिख दीजिए, फिर अगली पंक्ति में मिडिल में एक शब्द लिख दीजिए? तो ऐसा संभव नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो गलत माना जाता है। वाक्य के शब्दों में निकटता होना चाहिए। बोलते लिखते समय अन्य शब्दों से परस्पर उनकी एक निकटता होनी चाहिए, यह बहुत आवश्यक है।
अगर बोलते समय या लिखते समय वाक्य के शब्दों में निकटता नहीं है तो वह वाक्य शुद्ध हो ही नहीं सकता, वह वाक्य प्रसंग के अनुरूप अर्थ दे ही नहीं सकता। निकटता समझ में आया? निकटता का अर्थ यह है कि वाक्य के जो शब्द हैं उनको बोलते या लिखते समय अन्य शब्दों से परस्पर उनकी नजदीकियां होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। और अगर यह नहीं है तो शब्दों से जो आप अर्थ निकालना चाहते हैं वह अर्थ नहीं निकल सकता। जैसे हम एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, गाय, फिर गैप कर दें, लिखने के लिए भी, बोलने के लिए भी। लिखने के लिए बिल्कुल कॉर्नर पे लिख दें घास, और फिर गैप कर दें, फिर लिख दें चर रही है। तो यह वाक्य जो बनेगा इसको वाक्य आप नहीं कहोगे, क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है। अब गाय को आपने अलग बोला, घास को आपने अलग बोला, और चर रही है आपने अलग बोला, तो इसमें से प्रसंग के अनुरूप अभीष्ट अर्थ नहीं निकल रहा। बल्कि अगर इसको एक साथ हम नजदीक लिखते और बोलते समय भी लिखते समय भी ध्यान देते और इसको ऐसे करते कि गाय घास चर रही है, गाय घास चर रही है, तो दोनों शब्दों में परस्पर एक निकटता है, शब्दों में एक निकटता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि वाक्य के किसी भी शब्द को बोलने या लिखते समय अन्य शब्दों में परस्पर निकटता होना आवश्यक है। यदि निकटता नहीं है इसमें शब्दों में, तो उनसे एक अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात जो अर्थ हमको चाहिए वो अर्थ नहीं मिल सकता। ठीक है, निकटता क्लियर हुआ। अगला है पदक्रम। तो वाक्यों में जो शब्द हैं उनको एक निश्चित क्रम में रखा जाता है ताकि जो हम अर्थ चाह रहे हैं उस अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाए। इसी को कहते हैं पदक्रम। पदों का जो क्रम है वो निश्चित होना चाहिए। जैसे कर्ता होना चाहिए, क्रिया अंत में होना चाहिए, जैसे आप इंग्लिश में भी करते हैं एसवीवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपका एक निश्चित क्रम होता है। इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब Yes, sir. और ऑब्जेक्ट, एसवीवीओ होता है। इसी तरह हिंदी में भी होता है कि पहले कर्ता होता है और इसके बाद आपका क्रिया होती है। तो एक पदक्रम होना चाहिए। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है जिससे कि जो हम अर्थ चाहते हैं वही अर्थ उनसे अभिव्यक्ति हो। इसी को पदक्रम कहते हैं। पदों के इस क्रम को बदलने पर अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। अर्थात अगर हम पदों के क्रम को बदल देंगे तो जो अभिव्यक्ति हम करना चाह रहे हैं, जिस चीज को हम बताना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम एक उदाहरण दें कि पटरी रेलगाड़ी पर दौड़ती है। अब लीजिए, अब इसमें हम बताना चाह रहे हैं कि रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है, लेकिन हमने क्रम बदल दिया। पटरी को हमने पहले कर दिया कि पटरी रेलगाड़ी पर दौड़ती है, तो वो जो हम बताना चाह रहे हैं वो इसमें अर्थ नहीं निकल रहा, बल्कि इसको क्या होना चाहिए कि रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है। तो यह एक पद का क्रम होता है। इसलिए पदक्रम बहुत आवश्यक है। पदक्रम के अभाव में जो अर्थ हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं उस अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है। और अंतिम है अन्वय। अन्वय का आशय ये होता है कि वाक्य में अनेक शब्दों का व्यवस्थित मेल होता है और यही व्यवस्थित रूप ही अन्वय कहलाता है। वाक्य में जो प्रयुक्त पद हैं वो लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के साथ आपस में उनका एक सामंजस्य होना चाहिए। अगर उनका आपस में सामंजस्य नहीं है तो वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से गलत हो जाएगा और जो हम अर्थ निकालना चाह रहे हैं, जो हम अर्थ चाह रहे हैं, वो अर्थ फिर हमको नहीं मिलता। जैसे धोबी कपड़े धोता है की जगह अगर हम कहते धोती है तो जो हम अर्थ चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अन्वय सही होना चाहिए। जो वाक्य में जो पद हैं उनका लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, ये है, इनमें आपस में सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्ता पुल्लिंग का है और क्रिया स्त्रीलिंग के लगा दीजिए, कर्ता स्त्रीलिंग का है और क्रिया
पुल्लिंग की लगा दीजिए। तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए। अर्थात अन्य महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार वाक्य के 6 तत्व होते हैं। पहला सार्थकता, अर्थात सार्थक होना चाहिए, जो शब्दों का समूह है वो सार्थक होना चाहिए। दूसरा आकांक्षा, अर्थात एक शब्द को सुनने पर दूसरे शब्द की सुनने या जानने की आकांक्षा होना चाहिए। योग्यता, अर्थात जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो प्रसंग के अनुरूप उनमें अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। निकटता, शब्दों में आपस में जो वाक्य में शब्द प्रयोग होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर सन्निकट हो, जिनसे आपस में नजदीकियां हो। पदक्रम, जो वाक्य में जो पद होते हैं उनका एक निश्चित पदक्रम हो। यदि पदक्रम निश्चित नहीं है तो जो हम अर्थ चाहते हैं वो अभिव्यक्त नहीं होगा। और अन्वय, अन्वय अर्थात जो वाक्य के जो सभी शब्द हैं, जो पद हैं, उनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार एक सामंजस्य होना चाहिए। नहीं तो इसके अभाव में व्याकरणिक दृष्टि से वो वाक्य गलत हो जाएगा और जो अर्थ हम निकालना चाहते हैं, जो अर्थ हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वो अर्थ हमें नहीं मिल पाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? आदित्य देव शर्मा, हेलो आदित्य देव शर्मा, यस सर। समझ में आ गया बेटा इतना? कौन कौन से तत्व हुए, फिर से एक बार इसको रिवाइज करिए। सार्थकता होना चाहिए, आकांक्षा, योग्यता, निकटता, पदक्रम, अन्वय। सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, निकटता, पदक्रम, अन्वय। हाँ बोलिए सरोनिका जाटो, बोलिए। सर अन्वय एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए अन्वय का मतलब ये होता है कि वाक्य में जो पद होते हैं, जो प्रयोग हम वो पद करते हैं, तो उनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार एक सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य का मतलब है कि अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो, यह सामंजस्य होने चाहिए। अगर हम किसी चीज को बहुवचन में बताना चाहते हैं तो उसका बहुवचन में ही प्रयोग करें, एकवचन में प्रयोग ना करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो व्याकरणिक दृष्टि से वो वाक्य गलत माना जाता है और जिस अर्थ को हम बताना चाहते हैं वो अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हमको कई पेन लेना है तो उसके लिए हमको ये संबोधन कई पेनों का ही उसमें प्रयोग करें, ताकि जिससे कि हम बताना चाह रहे हैं कि हमको कई पेन लेना है। और अगर केवल एक पेन का उसमें संबोधन कर देंगे तो आप जो कहना चाह रहे हैं वो व्यक्त नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि वाक्य में जो पद हैं उनका लिंग वचन कारक काल, इनमें एक सामंजस्य होना चाहिए। और इनके अभाव में वाक्य जो है व्याकरणिक दृष्टि से गलत हो जाता है और जो अर्थ हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। यस सर। समझ में आया सरोनिका जाटो? यस सर, थैंक यू। हाँ वेलकम, सुस्वागतम। स्वाति सागर, हेलो। यस सर। आपको भी समझ में आ गया वाक्य के कौन कौन से तत्व होते हैं? सर समझ में तो आ गया लेकिन बुक में मिल नहीं रहा कहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर बुक में नहीं मिल रहा तो इसके मतलब वो समझ में नहीं आया। सर समझ नोट में कर तो लो, आ गया है। नोट कर लो, क्या जरूरी है उसको बुक में लिखने की, बुक में खोजने की, क्योंकि ये चीजें हर बुक में नहीं मिलती ना। ओके सर। आपके बुक में सिर्फ ये होगा कि वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पे होता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, और आपके पाठ के अनुसार अर्थ के आधार पर सभी परिभाषाएं दे देंगे और उसका एक एक दो उदाहरण दे दिया होगा। वाक्य के तत्व तो आपको उसमें नहीं बताया होगा, जबकि वाक्य के तत्व जानना बहुत जरूरी है। हाँ क्या कहना चाह रहे हैं कार्तिक? आकांक्षा सर बता दी। आकांक्षा का मतलब ये कि जो वाक्य है उसमें अगर हमने एक पद को सुन लिया तो अन्य पदों को भी सुनने या जानने की हमें एक इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, उत्कंठा होती है, जिज्ञासा होती है या समझ नहीं? गए सर। बस उसी को आकांक्षा कहते हैं। आकांक्षा मतलब जानने की इच्छा। और सर समझ सर गए। एक बार सभी तत्व एक बार बता दीजिए सर, एक्सप्लेन नहीं करना सर, बस हेडिंग बता दीजिए। पहला पॉइंट सार्थकता,
अर्थात वाक्य के जो रचना करते समय जो शब्द हैं उनका जो समूह है वो सार्थक होना चाहिए। दूसरा, आकांक्षा, वाक्य के एक पद को सुन करके अन्य पद की सुनने या जानने की उत्कंठा होना चाहिए। योग्यता, वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए हैं प्रसंग के अनुरूप उनमें योग्यता होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। 3 पॉइंट लिख गए स्वस्ति? सार्थकता, सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, लिख गया 3? यस सर। चौथा है निकटता, वाक्य में जो शब्द हैं वो बोलते और लिखते समय आपस में उनमें निकटता होना चाहिए, दूर दूर नहीं होना चाहिए। या बोलने के बाद रुक करके फिर कोई चीज बोले तो जो अर्थ हम निकालना चाह रहे हैं, जो अर्थ हम चाह रहे हैं वो नहीं निकलेगा, तो उनमें निकटता होना चाहिए। पदक्रम, वाक्य में जो शब्दों का प्रयोग हमने किया है, जो पदों का एक क्रम होता है, हम उनको उसी क्रम में उनका प्रयोग करें। अगर उनके क्रम में ध्यान नहीं देंगे, एक निश्चित क्रम के अनुसार, एक नियम के अनुसार अगर हम उनको नहीं रखेंगे तो वो वाक्य का अर्थ जो हम निकालना चाह रहे हैं वो नहीं निकलेगा। और अन्य वाक्य में जो पद हैं उनका एक व्यवस्थित मेल होता है, इसलिए उनमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार आपस में एक सामंजस्य होना चाहिए। और अगर सामंजस्य नहीं है तो व्याकरणिक दृष्टि से गलत वाक्य माना जाता है। यहां तक बात क्लियर हुई? तो अब हम आते हैं इनके जो भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा संदेहवाचक, पांचवा नकारात्मक या निषेधात्मक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। इनको मैंने एक क्रम में आपको बताया था, उसी क्रम से हम जानेंगे तो हमको भूलेगा नहीं। तो पहला विधानवाचक, विधानवाचक को स्वीकारात्मक या अफर्मेटिव भी कहते हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव, आज्ञावाचक, इंपरेटिव नहीं, आज्ञावाचक के पहले नकारात्मक, निषेधात्मक कर लीजिए, निषेधात्मक या निगेटिव, आज्ञावाचक, इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमने किसी को आज्ञा दी, अब मानना न मानना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, तो इच्छावाचक हो गया। अब इच्छाओं को कभी कभी हम स्पष्ट नहीं कह पाते, संकेत के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं, तो संकेतवाचक। फिर संकेत कभी कभी सही भी होते हैं और कभी कभी संदेह भी हो जाता है, तो संदेहवाचक हो गया। और जब संदेह बिल्कुल सही हो गया तो एक विस्मय होता है, हर्ष होता है, तो विस्मयवाचक। अब इनकी परिभाषाओं को, जैसा कि ये नाम से ही प्रसिद्ध हैं, जैसे स्वीकारात्मक या विधानवाचक को जिसमें जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती है और एक सामान्य कथन के द्वारा इस बात को बता दिया जाए, जैसे नदी में बाढ़ आई है, रोहित ने नया मकान खरीदा है, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं। जब कोई सामान्य कथन में अपनी बात रखता है, सूचना मिलती है किसी को या क्रिया होने की जानकारी होती है, तो वो विधानवाचक होता है। और ये प्रश्नवाचक, जब भी कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, क्या, कब, कैसे, क्यों, कैसे, जैसे यही है, क्या पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, क्या नदी में बाढ़ आई है। तो जब प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, और इन वाक्यों में ये बस विशेष ध्यान देना चाहिए कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए, ठीक है। फिर निषेधात्मक, नकारात्मक, अर्थात जिसमें नहीं का भाव हो, जैसे क्रिया ना होने या ना किए जाने का भाव हो, जैसे पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, नदी में बाढ़ नहीं आई है। इसके बाद आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्यों में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि किसी को आज्ञा दी भी जा सकती है या किसी से आज्ञा ली भी जा सकती है। जैसे किताब के पेज मत फाड़ो, दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना। तो यहाँ पर जो आज्ञा दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है, अर्थात जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने या लेने का भाव प्रकट होता है, उन्हीं वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर हुआ? ये 4 पॉइंट क्लियर हुए? यस सर। अच्छा,
तो अभी आपके पास 3 मिनट है, तो कहिए तो इसको 3 मिनट में बता दें और फिर अगली क्लास में इसको रिवाइज कर देंगे। यस सर। अब देखिए इच्छावाचक की जो बात हो रही है, इच्छा मतलब कि जिन वाक्यों में जो वक्ता है या जो करता है उसकी इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का जब भाव प्रकट होता है, जैसे मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, तो ये इच्छा प्रकट की जा रही, कामना प्रकट की जा रही, आशीर्वादात्मक है। तो जहां पर इच्छा, कामना या आशीर्वाद की बात हो वहां पर इच्छावाचक होता है। जैसे काश इस समय सुमन साथ होती, काश इस समय सुमन साथ होती, तो ये कामना की जा रही है। अब ये शब्द को देख करके आप इसको विस्मयवाचक मत करिएगा कि काश इस समय सुमन साथ होती, इसमें विस्मयादिवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, इसमें थोड़ी अंतर है, इसको ध्यान दीजिएगा इस वाक्य को। और विस्मयवाचक वाक्य को अगर यहीं पर देख लेते हैं तो जहां पर विस्मय का अर्थ व्यक्त हो कि आश्चर्य हो, हर्ष हो, घृणा हो, प्रसन्नता हो, दुख हो, सुख हो, भय हो, इन भावों पर ही विस्मयवाचक होगा। लेकिन यहाँ पर जो विस्मयवाचक है ये कामना की जा रही है कि काश इस समय सुमन साथ होती, ये कामना की जा रही है, इच्छा प्रकट की जा रही है कि अगर वो भी इस समय होती तो अच्छा होता। तो यहाँ पर जो विस्मयादक चिन्ह है और जो विस्मयवाचक चिन्हों में विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, दोनों में अंतर है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि विस्मयवाचक वाक्य तभी होंगे जिन वाक्यों से आश्चर्य हो, हर्ष हो, एक घृणा हो, प्रसन्नता हो, शोक हो, दुख हो, भय हो, अगर ये चीजें प्रकट हो रही हो तभी होगा। अब आइए इच्छाओं को संकेत के माध्यम से, तो संकेतवाचक का आशय ये होता है कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात ऐसे वाक्य भी होते हैं जहां एक क्रिया तभी होगी जब वो दूसरी क्रिया चाहेगी, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, जैसे कि आप लोग मिश्र वाक्य पढ़ते थे, समझ में आया? हेलो, आप लोगों ने Yes, मिश्र sir. वाक्य पढ़ा? हाँ, तो यहाँ संकेत वाचक में मिश्र वाक्य ही मूल रूप से क्योंकि यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, आश्रित है, और मिश्र वाक्य में भी यही होता है। यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें न सूखती। तो यहाँ पर आश्रय और आश्रित का भाव है, इसलिए संकेतवाचक हो गया। अब संकेत जो है अब सही है या नहीं संदेह की बात है। तो जिन वाक्यों की क्रिया के पूर्ण होने में संदेह होता है, जिन वाक्यों में क्रिया के पूरा होने पर संदेह होता है, जैसे शायद है, संभवतः है, ये सब संदेहवाचक होता है। जैसे अब तक फसल कट चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा, रमा खाना पका चुकी होगी। तो इसमें जो है एक संदेह की बात है कि पता नहीं वो हो भी पाया है या नहीं, क्रिया पूरी हो पाई या नहीं, अर्थात क्रिया को पूरा होने में जहां पर संदेह हो वो संदेहवाचक होता है। तो ये इसके भेद हुए। अब अगले दिन इनके परिवर्तन बताएंगे, इनको पहचानने के लिए प्रैक्टिस करवाएंगे। बहुत इजी पार्ट है, 4 भेद तो इसके आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते आए हैं, जैसे अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंपरेटिव, ये तो आप वैसे भी जान जाएंगे। इच्छा में भी जहां पर कामना की बात हो, इच्छा की बात हो, आशीर्वाद की बात हो। विस्मय में जहां पर हर्ष, घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, भय। संदेह में मतलब जहां पर क्रिया के पूरा होने में संदेह हो। और संकेत में जहां पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, अर्थात आश्रित होता है। तो इस प्रकार ये हुआ, आपकी मीटिंग कुछ समय में एंड हो जाएगी। एक बार सभी को पुनः गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Good afternoon, afternoon, sir. sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir. जी सुस्वागतम।